ओके। तो आज हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है। आज हम डिस्कस करते हैं पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या चीज़ें आती है, क्या चीज़ें नहीं आती है। ओके। इसको मॉरिसन ने डिजाइन किया था। मॉरिसन ने इस चीज़ को बताया था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है। जैसे कि हमने बात की थी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, उसमें हम चीज़ों को मेमोराइज करते थे, चीज़ों को याद करते थे। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में या यूएलटी में हम चीज़ों को समझते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके। यानी अगर हम किसी स्कूल का एग्जाम्पल लें, तो अगर आप क्लास 6 के बाद क्लास 10th या 12th तक की चीज़ों को डिस्कस करें, तो वहाँ पे हम चीज़ों को याद नहीं करते थे, चीज़ों को समझते थे और उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिएक्ट करते थे। ओके। यहाँ पे चीज़ों को समझना ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई सिनेरियो होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, आपके पास कोई ऐसी आपको नॉलेज दी जाएगी, उस चीज को आपको समझना पड़ता था। जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर एक्टिव रहता था और जो स्टूडेंट होते थे वो पैसिव होते थे। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में दोनों ही एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी एक्टिव है, यानी दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके। आपने देखा होगा जब भी आप क्लास 10th 11th या 8th 9th में थे, टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है और बच्चे उसी वक्त तुरंत कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते थे, कोई भी उनको डाउट आता था। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों ही एक्टिव हैं। ओके। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को इन्वॉल्व करने का। मीन्स अगर आप एक टीचर हो और आप किसी हायर क्लासेस के बच्चे को पढ़ाते हो, तो आपको दोनों ही बच्चों को और टीचरों को एक्टिव होना पड़ेगा। आप दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट मैटर करता है। ओके। आपने कोई भी उनको सिनेरियो दे दिया और आपने उन्हें बोला इस चीज को समझो और अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रिटेट करो। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में आपको एस्से लिखने के लिए दिया जाता था। वहां पे जो आपके पेपर होते थे सब्जेक्टिव होते थे, ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो आपके एग्जाम्स होते थे वो ऑप्शनल होते थे, ऑब्जेक्टिव होते थे। आपको टिक लगाना होता था, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आपसे ट्रू फॉल्स वन वर्ड आंसर्स ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपको एक वर्ड लिमिट दी जाती है, आपसे ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं या कुछ सिनेरियो बताया जाता है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। मीन्स यहाँ पे टीचर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करता है कि जो भी उसने आपको पढ़ाया है आप चीजों को कितने अच्छे से समझे हो और उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, इंटरप्रिटेट कर सकते हो। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे टीचर के पास जो भी नॉलेज है या जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसमें उसे परफेक्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों का माइंड काफी डेवलप हो जाता है, उनके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एज अ टीचर आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है हर क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अगर आप वहां पे बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दोगे तो
हो सकता है कि आप बच्चे की नज़र में एक अच्छे टीचर ना हो, आप एक ऐसे टीचर बन जाओगे जिसको कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे टीचर को भी बहुत नॉलेजेबल होना जरूरी होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ सजेशंस होते हैं कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हो, आप अपने टीचिंग मेथड्स को इफेक्टिव बना सकते हो। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टीचर्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, उनके मन में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीजें ना प्रिपेयर की हो क्लास लेने के लिए और बच्चे ने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया हो। ओके, तो वहां पे आप बच्चे को मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उस बच्चे की क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहता है, और एज अ टीचर हमें उसकी उस क्यूरियोसिटी को दूर करना पड़ता है। तो एज अ टीचर हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना पड़ता है। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ सजेशंस की, तो आपकी जो क्लासरूम टीचिंग होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए। ओके, यानी बेस्ट इन द सेंस कहने का मतलब ये है, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए। मतलब ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टीचर एक्टिव है और स्टूडेंट पैसिव है, या स्टूडेंट एक्टिव है या फिर टीचर पैसिव है। यहाँ पे आप दोनों को ही एक्टिव रहना पड़ेगा। मीन्स आप दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ओके, आप कुछ टीचिंग एड्स यूज कर सकते हो, लाइक प्रोजेक्टर यूज कर सकते हो। टीचिंग एड्स कहने का मतलब है कि आप अपनी टीचिंग को कितना इफेक्टिव बना सकते हो। ऐसा आप अपनी टीचिंग मेथड्स में क्या यूज कर रहे हो जिससे वो बच्चे आपकी क्लास कर रहे हैं, आपकी क्लास में इंटरेस्टेड हैं कि हाँ मुझे इस टीचर की क्लास करनी है। ओके, प्रॉपर क्लासरूम में मोटिवेशन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीचर के लिए मोटिवेशन। अगर टीचर मोटिवेटेड नहीं है कि आज मैं बच्चे को ये पढ़ाऊंगा, इसके लिए मैं फुल्ली प्रिपेयर हूं, और वो मोटिवेशन भी तभी आएगा जब टीचर अपने सब्जेक्ट में नॉलेजेबल होगा और कॉन्फिडेंट होगा कि मैं इसमें बेस्ट हूं, तभी वो उस नॉलेज को उन बच्चों को दे पाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम इवेल्युएट करेंगे यूएलटी में या अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, तो बहुत तरीके हैं। मीन्स आपने भी देखा होगा जब आप अपने स्कूल टाइम में होगे, तो टीचर आपसे तरह तरह के प्रोजेक्ट बनवाता है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी देता है, या ग्रुप क्लासेस, मतलब आपके क्लासेस को ग्रुप में डिवाइड कर देता है, या हर एक इंडिविजुअल बच्चे को एक एक टॉपिक देता है और उस पे अपने व्यूज लिखने के लिए बोलता है या ऐसे लिखने के लिए बोलता है। ओके, ये सारे तरीके होते हैं एक इवैल्यूएशन प्रोसेस का। या आपने देखा होगा कि आज टीचर ने आपको कोई चैप्टर समझाया है और उसने बोला कल आपको बोर्ड के सामने या स्टेज पे आके दूसरे बच्चों को ये एक्सप्लेन करना है और अपने लैंग्वेज में करना है। ठीक, तो इससे हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं जो भी मैंने नॉलेज बच्चे को दी है, उस बच्चे ने कितना उस चीज को अडेप्ट किया है, कितना अपने वर्ड्स में उसको अच्छे से इलेबोरेट कर पा रहा है ताकि दूसरे बच्चों को समझने में आसानी हो रही है। अगर बच्चे ने उस चीज को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया, इट मीन्स कि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी अच्छी हो गई है, वो चीजों को समझ रहा है। बट जो भी आपने बच्चे को पढ़ाया है वो नहीं उस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पढ़ाने के तरीके में कोई कमी रह गई है। आपको अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा या कुछ ऐसे टीचिंग एड्स यूज करने पड़ेंगे जिससे बच्चे को आसानी हो उस चीज को समझने में। ओके, अब यहीं पे एक स्ट्रक्चर आता है
ओके, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर एक आप स्ट्रक्चर क्या, आप इसको एक एज अ स्टेप समझ सकते हो। 5 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप्स होता है प्रेजेंटेशन। मीन्स एक टीचर अपना प्रेजेंटेशन कैसे बच्चों के सामने करता है। जो भी नॉलेज या जो भी कंटेंट आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। आप किस टाइप की टीचिंग एड्स यूज करते हो, किस टाइप का एनवायरनमेंट है आपका टीचिंग का, ये बहुत ज्यादा चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। फिर सेकंड आता है एक्सप्लोरेशन। मीन्स यहाँ पे जो भी आपने बच्चे के सामने अपने कंटेंट को प्रेजेंट किया था या जो भी आपने उसको पढ़ाया था या जो भी नॉलेज आपने उसको दी थी, आप उसको चेक करते हो कि जो भी मैंने उसे पढ़ाया है क्या उसको वो चीजें याद है, वो चीजें वो समझ पाया है या नहीं। ठीक। मीन्स कोई भी टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस करते हो कि बच्चे को वो चीजें क्लियर है या नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एसिमुलेशन। इसमें क्या करते हैं, हम जनरलाइज करते हैं हर एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी को, हर एक बच्चे की एक्टिविटी को हम इंडिविजुअलाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होगी, हर बच्चे की कैपेसिटी समझने की अलग होगी, और हो सकता है कुछ बच्चे जल्दी याद कर लें, जल्दी चीजों को समझ जाएं, और कुछ बच्चे चीजें लेट समझें। ओके। तो यहाँ पे टीचर को एसिमुलेशन भी करना पड़ता है, मीन्स चीजों को जनरलाइज करना पड़ता है। ओके। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपने जो भी नॉलेज बच्चे को दी है उसका प्रेजेंटेशन। ओके। आप बच्चे से ओरली या रिटर्न में, ऐसे फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उस चीज का प्रेजेंटेशन ले सकते हो, या आप बोल सकते हो जो भी मैंने आपको कल पढ़ाया है, ओके, उसको आप ऐसे के फॉर्म में लिखो या एज अ प्रोजेक्ट दो। ओके। फिर आता है हमारा लास्ट रिसाइटेशंस, या इसको रेसिटेशंस भी बोलते हैं। इसमें अब उस बच्चे से आप बोलोगे कि सारे बच्चों के सामने उस नॉलेज को ओरली बताओ, या जो भी आपने पढ़ाया है उस चीज को ओरली आप बच्चों के सामने बोलो। ओके। अब यहां पे जब बच्चा या कोई भी स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट के सामने बोलता है तो उस चीज को आप बहुत अच्छे से एग्जामिन कर सकते हो, आप उसकी कमी पकड़ सकते हो, और यहाँ पे बच्चे का एक जो फियर होता है ऑडियंस को फेस करने का, वो भी खत्म हो जाता है। ओके। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कुछ इस तरीके से काम करती है। ओके। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं एक टीचर के लिए बच्चों को समझना कि बच्चे को क्या नीड है, मैं अपनी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना पाऊं जिससे कि बच्चे को कुछ चीजों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके। तो ये हमारा पूरा जो वीडियो था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग था। तो हमें एज ए टीचर अपनी भी नॉलेज को इनहेंस करना पड़ता है ताकि हम बच्चे को अच्छे से कुछ दे पाए, कुछ नॉलेज दे पाए जो उसके फ्यूचर को इलाबोरेट करे, उसके फ्यूचर को बिल्ड करे, उसके करियर को बिल्ड करे। बट जो भी आप नॉलेज दे रहे हो बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई भी नॉलेज दी या कुछ भी आपने बच्चे को टीच किया और बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाया तो वो आपका टाइम वेस्ट हो गया, जो भी आपने बच्चे को पढ़ाना चाहा वो आप नहीं पढ़ा पाए। तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में एज अ टीचर वर्क करते हैं। थैंक यू।